हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो आगामी यहाँ पर एग्जाम होना है लैब असिस्टेंट का। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पर ये लिए गए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको जो हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के डेली आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो कि आपको यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ml माइनस जो है किसका है, मतलब ये जो विमी सूत्र है किसका है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन दाब है, दूसरा प्रतिबल है, तीसरा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, चौथा इसमें से सभी है। अब देखिए, आपको यहाँ पर बताना है कि ml माइनस वन, देखिए ml इस तरह से है, ml माइनस वन t माइनस टू, इस तरह से ml माइनस वन t माइनस टू, यह फॉर्मूला जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमी सूत्र है, यह इनमें से किसका है। अब देखिए, आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर। देखिए, अगर राइट आंसर की बात करें तो इनमें से जो है इसका सभी आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। देखिए, जो ऑप्शन डी है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो है विमी सूत्र दाब का भी है, प्रतिबल का भी है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी है। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये समझना है कि दाब होता क्या है। देखिए, आपको समझना है दाब किसे कहते हैं। देखिए, किसी 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 आपको याद रखना है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंब बल को दाब कहते हैं। आप समझ सकते हैं, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंब बल को यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, अभी तो आपसे क्या पूछा कि इसका विमी फॉर्मूला, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा है, यानी कि विमा सूत्र यहाँ पर पूछा है। तो दाब का यहाँ पर देखिए जो अस्थायी मात्रक होता है क्या होता है, पास्कल होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करा जा रहा है पूरा, आपको ध्यान रखना है, नोट करते रहना आपको, और जिसे पता है वो सही है। तो दाब का देखिए अस्थायी मात्रक क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, पास्कल होता है। ये आपको याद रखना है। दाब किसे कहते हैं वो समझा आपने, इसका अस्थायी मात्रक क्या होता है वो समझा आपने, और इसका विमी फॉर्मूला आपने समझ दिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है उसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है प्रतिबल। अब देखिए, प्रतिबल किसे कहते हैं, पहले तो प्रतिबल को आपको समझना है। तो प्रतिबल किसे कहते हैं, आप देखिए इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित उस आंतरिक बल से है जो दूसरे कणों द्वारा अपने पड़ोसी कणों पर लगाया जाता है। दूसरे कणों द्वारा अपने पड़ोसी कणों पर लगाया जाता है, उसे यहाँ पर प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए, इसका आपको जो है जो इम्पोर्टेंट इसमें जो है इसका जो है मात्रक, आपको इसका मात्रक याद रखना है। देखिए, मात्रक जो है इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, इसका जो है मात्रक है, या इसे आप पास्कल से भी कहीं पे, तो अगर पास्कल ऑप्शन में आए तो पास्कल भी इसका सही आंसर है। देखिए, इसका क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है इसका क्या है, ऐसा ही मात्रक इसका प्रतिबल का, आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक से आप क्या समझते हैं, देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु का अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको तो इसमें से याद रखना है कि इसका जो वो है क्या, मात्रक, इसका भी क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसका भी मात्रक है। किसका, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। तो याद रखना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है इसका भी मात्रक। तो दोस्तों, ये थे आज के जो क्वेश्चन है, इसका पूरा यहाँ पर आपको हमने बता दिया। दाब क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, इसका मात्रक क्या है, वो आप कहते हैं। लेकिन इनकी विमाएँ जो होती हैं सबकी सेम ही होती हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, आपको जो है यहाँ पर हमारे साथ बने रहना है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आपको समझते हुए इसको सॉल्व करना है पूरा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके लाए हैं 25 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको फटाफट से यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है स्क्रीन में, तो फटाफट से आप इसको समझिए और इसका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, किसी सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसी सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको इसको समझना है, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये है, ठीक, ये है इसकी लेंथ, एल होगी, इसकी क्या है, ये लेंथ है। आप समझ सकते हैं इसकी क्या है, ये
लेंथ है, ये क्या है, लंबाई है। आप देखिए इसका जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है क्या होती है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल जी। इसे समझ सकते हैं, जो टाइम पीरियड जो है जी पर डिपेंड है, आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है, जी पर डिपेंड है। तो आपको एक बार फिर से समझाते हैं क्या होता है हमारा जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है, क्या होती है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल जी, एल अपॉन जी। देखिए जो टाइम पीरियड की जो टाइम पीरियड है जी पर डिपेंड होता है, तो देखिए टी अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन अंडर रूट जी। याद रखना है इसको, जैसे जैसे जी की वैल्यू बढ़ेगी आवर्तकाल यहाँ पर घटता जाता है। अब जी की वैल्यू यहाँ पर अगर बढ़ती जाती है तो आवर्तकाल यहाँ पर जो है घटता जाता है, आपको याद रखना है। और अगर देखिए अगर हाइट बढ़ाते हैं जी की, तो यहाँ पर जो है जी की वैल्यू घट जाती है। अगर जो है हाइट बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू यहाँ पर जो है घटती है, और जी की वैल्यू घटेगी तो आवर्तकाल यहाँ पर बढ़ेगा। तो जी की वैल्यू देखिए ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, तो जी की वैल्यू जो है ऊपर जाने पर क्या होती है, घटेगी। जी की वैल्यू ऊपर जाने पर घटेगी, तो जी की वैल्यू घटेगी तो पहाड़ पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आवर्तकाल यहाँ पर बढ़ेगा। तो अगर जी की वैल्यू घटेगी तो आवर्तकाल यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, आवर्तकाल यहाँ पर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है परम शून्य ताप पर किसी गैस की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो किसी जो है परम शून्य ताप पर किसी गैस की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो देखिए जो है परम शून्य ताप पर किस गैस की जो गतिज ऊर्जा का मान जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए परम ताप पर गैस के अणु की जो स्थानांतरी गतिज ऊर्जा तो शून्य होती है, लेकिन जो है उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है और घूर्णी ऊर्जा होती है, तथा जो इनके जो काल्पनिक ऊर्जा है, ये जो है यहाँ पर शून्य नहीं होती है। आपको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा, घूर्णी ऊर्जा, काल्पनिक ऊर्जा यहाँ पर जो है शून्य नहीं होती है, लेकिन जो है यहाँ पर परम शून्य ताप पर किसी गैस की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होती है, शून्य होती है, ये याद रखना है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर और घूर्णी ऊर्जा और काल्पनिक ऊर्जा, जो काल्पनिक ऊर्जा है, ये यहाँ पर शून्य नहीं होगी, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो 100 कैलोरी ऊष्मा से कितना अधिकतम कार्य किया जा सकता है, आपको यहाँ पर बताना है। जे बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। आप देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है, 420 जूल। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको यहाँ पर देखना है और सॉल्व करना है इसको। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दृश्य प्रकाश के किस रंग के लिए न्यूनतम होगी, आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 आता है रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन डी की बात करें, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो वायलेट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलने पर नाभिक के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए किसी नाभिक के न्यूक्लियस से एक अल्फा कण निकलने पर जो है नाभिक के परमाणु क्रमांक यानी कि जो एटॉमिक नंबर है और उसके जो मास नंबर है यानी कि द्रव्यमान संख्या पर क्या परिवर्तन होता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए ऑप्शन ए कहता है परमाणु क्रमांक में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 3 की कमी होगी। ऑप्शन बी कहता है यहाँ पर कि परमाणु क्रमांक में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। ऑप्शन सी कहता है परमाणु क्रमांक में 4 तथा द्रव्यमान संख्या में 6 की कमी होगी। ऑप्शन डी कहता है परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि तथा द्रव्यमान संख्या 4 की होगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर होगा। परमाणु क्रमांक में देखिए जो एटॉमिक नंबर है इसमें जो है यहाँ पर कितना 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की यहाँ पर कमी होगी। तो मास नंबर में यहाँ पर 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी। तो ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर पूछता है ट्रोना किस धातु का अयस्क है। ट्रोना देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ट्रोना किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 7,
तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल होगा सोडियम, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सोडियम यहाँ पर सही है Na। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कार्बोरेंडम यानी कि कृत्रिम हीरा किससे बनाया जाता है? जो कार्बोरेंडम है यानी कि जो कृत्रिम हीरा है किससे बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आपको याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन डी की बात करें, सिलिकॉन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको देख तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। पीने योग्य जल को किस विधि से जीवाणु मुक्त किया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हमने बताया, तो ऑप्शन पर डी वाला बिल्कुल सही है। ये सभी यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणों से, क्लोरीनीकरण से और O3 और KMnO4 से यहाँ पर जो है जीवाणु मुक्त किया जाता है पीने योग्य जल को। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, सफ़ेद फास्फोरस रखा जाता है अमोनिया में, अल्कोहल में, केरोसिन में, पानी में? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ऑप्शन डी की बात करें, पानी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो किस में रखा जाता है? पानी में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में भारत की सबसे शस्य गहनता किसकी है? क्रॉप इंटेंसिटी किसकी कितनी है? तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें 136% यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 12 आता है। क्वेश्चन 12 को आपको ध्यान से देखना है और समझना है इसको। यहाँ पर है अपर्णा किसकी प्रमुख किस्म है? अपर्णा जो है किसकी प्रमुख किस्म है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन डी की बात करें मटर की यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो आप जो है कमेंट में बताइएगा मुझे, और जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं इनकी कौन कौन सी किस्में हैं। तो मटर जो है, जो अपर्णा है किसकी प्रमुख किस्में है? मटर की है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूंगफली में तेल प्रतिशत कितना होता है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, मूंगफली में तेल प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी की बात करें 45%, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 45% होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में यहाँ पर दिखाया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है आम में पुष्पन जो फ्लावरिंग का समय कब है? तो क्या है आपसे यहाँ पर पूछा गया आम में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का, तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें जनवरी और फरवरी, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा जनवरी और यहाँ पर फरवरी। तो इस बीच जो है आम में पुष्पन होता है, इनकी फ्लावरिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 15। क्वेश्चन 15 को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर है मसालों का घर किसे कहा जाता है? मसालों का घर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है। देखिए मसालों का घर कहते हैं भारत को, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा भारत। तो भारत को यहाँ पर मसालों का घर कहते हैं। और वास्को डी गामा जो आया था भारत, वो भी यहाँ से जो है मसाले खूब ले गया था, तो इसलिए से तो आकर्षण का केंद्र भी रहा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। मसालों का घर किसे कहा जाता है? भारत को, ऑप्शन नंबर डी। जबकि और भी तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको देना है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो डी है, तो इस डी को आपको सही आंसर यहाँ पर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। CO2 यहाँ पर जो होगी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपको मिलता है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी का फेफड़ा किन्हें कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी का फेफड़ा है किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी की बात करें अमेजन 1, यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर है अमेजन 1। अमेजन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अमेजन 1 यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अमेजन फॉरेस्ट है यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। इन्हें जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए 18वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, इतना टफ भी नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी की बात करें टेंसले ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है टेंसले ने।
तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछता है घाव भरने हेतु किस पुनर्योगज प्रोटीन का प्रयोग होता है। घाव भरने हेतु किस पुनर्योगज प्रोटीन का प्रयोग होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन जिसे कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताने हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी की बात करें जो यूरोगैस्ट्रॉन है, बिल्कुल राइट आंसर होगा यूरोगैस्ट्रॉन। यूरोगैस्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है। इसे जो है रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन का प्रयोग मतलब घाव भरने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट उनके ओर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है रासायनिक विकास द्वारा जीवन की उत्पत्ति नामक सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया। तो आपको बताना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, तो यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए बी कहता है ए आई ओपेरिन, स्टैनली मिलर, लेमार्क या डिवरीज। देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20, तो बिल्कुल आपको इसको राइट आंसर देना है इसका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओपेरिन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्होंने जो है यहाँ पर ये सिद्धांत दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिंग निर्धारण की ZW विधि तो किस में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है आपको बताना है यहाँ पर, जो ZW विधि है। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, बी और सी में, पक्षियों में और मछलियों में। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल पक्षी में और किस में, मछलियों में। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास जो है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 22। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ध्यान देना इसको भी, लाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइटिक एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर स्पर्म, बिल्कुल सही आंसर। तो किस में पाया जाता है, स्पर्म, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में। लाइटिक एंजाइम पाया जाता है किसमें, स्पर्म्स में। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जल परागित पौधा है। तो जल परागित पौधा आपको बताना है, हाइड्रोफिलिक पौधा। तो निम्नलिखित में से कौन जल परागित पौधा है, क्वेश्चन नंबर ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर देखिए जो ऑल यहाँ पर सही है, हार्डिला भी है, इलोडिया भी है और सिरेटोफिलम भी है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, हार्डिला, इलोडिया, सिरेटोफिलम, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है देखिए शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों देखिए शैवाल खंडन द्वारा जो है यहाँ पर कायिक जनन करता है और चल या अचल बीजाणु द्वारा ये अलैंगिक जनन करता है। देखिए शैवाल खंडन द्वारा कायिक जनन करता है। कायिक जनन किससे करता है, ये खंडन द्वारा करता है। किसके द्वारा, खंडन द्वारा। आपको याद रखना है शैवाल जो है खंडन द्वारा कायिक जनन करता है और चल या अचल बीजाणु द्वारा अलैंगिक करता है। जो अलैंगिक जनन किससे कहता है, चल या अचल बीजाणु द्वारा, चल या अचल बीजाणु द्वारा करता है। याद रखना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, जूस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहाँ से पूछा गया है अस्थि किस प्रकार का ऊतक है। देखिए जो बोन है किस प्रकार का टिश्यू है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें, संयोजित है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। तो देखिए आज के थे हमारे पास यहाँ पर 25 क्वेश्चंस जो कि इंपोर्टेंट थे आगामी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। यहाँ पर एग्ज़ाम होना है, इसका बहुत जल्द एग्ज़ाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें जो है जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इसमें, जिन्होंने लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत कम संख्या में है बाकी की तुलना में, फॉरेस्ट गार्ड की तुलना में इसमें कम है। तो ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें और हमारे चैनल को यहाँ पर जो है अगर आपको लगता है कि हम इससे तैयारी कर सकते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो है डेली आपको वीडियोज़ मिलते हैं और आपको बेल आइकन प्रेस करना है जिसके सारे नोटिफिकेशन आपको उस समय रहते मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।